पार्टिकल 1 वो इतना हो गया, वर्क डन ऑन पार्टिकल 2 वो कितना हो जाएगा, एफ डी एक्स टू, तो माइनस साइन। ठीक बात। अच्छा तो अगर ये दोनों का अगर मैं समेशन अगर देखता हूँ कितना आ रहा है, कितना आ जाएगा देखो, एफ डी एक्स वन माइनस डी एक्स टू, ऐसा। इसका थोड़ा सा एनालिसिस अगर मैं करता हूँ, इसको मैं फेयर करके तुम्हें बता दूंगा अभी थोड़ी देर में, है ना। अगर इन इंटरेक्टिव फोर्सेस का अगर कोई वर्क अगर होना है, दिस इज व्हाट, डी एक्स वन माइनस डी एक्स टू, इसको मैं ऐसा लिख लेता हूँ, माइनस एफ डी एक्स टू माइनस डी एक्स वन, इसको अपन ऐसा कर लेते हैं, माइनस एफ डी एक्स वन टू। ठीक है क्या, ये डी एक्स वन टू इज व्हाट, ये दिस इज रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, है ना, दिस इज रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू विथ रेस्पेक्ट टू वन। ठीक है, तब क्या होगा अगर दोनों का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो है, when the particles do not move, the particles do not move with respect to each other, then dx12 this will be equal to 0। क्या बोलते हो, है ना। तो therefore work done by interactive forces will be 0। work done will by interactive forces will be equal to 0। ठीक है क्या। अच्छा, अगर ये बॉडीज मान लेते हैं कंस्ट्रेंट फोर्सेस के वजह से अगर मूव कर रही हैं, मान लेते टेंशन हो गया या फिर रिएक्शन फोर्सेस हो गई, है ना, तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल में बिटवीन द पॉइंट्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द कंस्ट्रेंट फोर्सेस, है ना, अलोंग जो होता है अलोंग, दिस इज लाइन ऑफ इंटरेक्शन। ठीक है क्या, दिस इज व्हाट, दिस इज लाइन ऑफ इंटरेक्शन, ये जो चीज है ना, दिस इज लाइन ऑफ इंटरेक्शन। ठीक है क्या, दिस इज लाइन ऑफ इंटरेक्शन। तो मेरा ये बोलना है दैट अगर मान लेते हैं दो बॉडीज हैं जो कि कंस्ट्रेंट फोर्सेस की वजह से एक्चुअली मूव कर रही हैं, ठीक, तो कंस्ट्रेंट फोर्सेस में हमेशा ही ऐसा रहता है, हमेशा ही तुम ऐसा ही पाओगे, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल में जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन रहता है ना फोर्सेस का, वो हमेशा ही जीरो आता है, हमेशा। ठीक है, जैसे अगर तुम्हारे पास टेंशन है, ठीक है क्या, कंसीडर टेंशन, जैसे अगर तुम कंस्ट्रेंट फोर्सेस की अगर बात अगर करते हो, तो इफ टू बॉडीज, है ना, मूव अंडर कंस्ट्रेंट फोर्सेस, ठीक है, फॉर एग्जांपल टेंशन, तब क्या होगा, जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट किसका, ऑफ, इफ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिटवीन, ऐसा लिखो, points of application, between points of application of constraint forces,
ठीक है क्या, along the line of interaction, that is actually zero. ठीक है, दैट इज एक्चुअली जीरो। बोलने का मतलब ये है, जैसे कि मान लेते हैं ऐसे दो बॉडीज है, कनेक्टेड है, ठीक है क्या, ठीक, एक स्ट्रिंग के जरिए, और स्ट्रिंग टॉट है। तो इस पर टेंशन अगर लग रहा है तुम्हारे पास, इस पर टेंशन मान लेते हैं लग रहा है टी, इस पर टी लग रहा है, इस पर भी टी लग रहा है, ये एक्शन रिएक्शन फोर्सेस है। अब रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट जो है वो तो जीरो है। भाई दो बॉडीज अगर आपस में, अगर इफ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है ना वुड नॉट हैव बीन जीरो, है ना, देन स्ट्रिंग वुड नॉट रिमेन टॉट। ठीक है, तो तुम ऐसा बोल सकते हो, देयरफॉर जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट क्योंकि हमेशा ही जीरो रहेगा, है ना, इस तरह की फोर्सेस के लिए, ठीक है, जैसे ये वर्क डन बाय जो टेंशन रहेगा, समझे क्या, इसलिए मैं ऐसा बोल सकता हूँ वर्क डन बाय टेंशन विल ऑलवेज बी जीरो। ठीक, क्योंकि रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। समझ गए क्या, किन पॉइंट्स का, ये देखो ये वाला जो पॉइंट है ना, पॉइंट ये वाला पॉइंट P1 और ये वाला पॉइंट P2, ऐसा, सिंस P1 P2 इज ऑलवेज कांस्टेंट, लेंथ ऑफ P1 P2 इज ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है क्या, वो हमेशा कांस्टेंट है। तो ऐसा हो नहीं सकता कि इट इज नॉट पॉसिबल दैट P2 मूव्स विथ रिस्पेक्ट टू P1, ऐसा ऐसा अगर हो जाता तो टेंशन के द्वारा वर्क हो जाता। समझे क्या, तो इंटरेक्टिव फोर्सेस, इंटरनल फोर्सेस जो होती हैं, हमेशा हमेशा वर्क डन उनके बीच में जीरो होगा ऐसा नहीं है। ठीक, जैसे ये अगर सिस्टम अगर मैं मानूं, अगर ये पूरा अगर मैं सिस्टम मानूं, तो अभी ये जो टेंशन वाली जो फोर्सेस हैं, इसके लिए मैं मानता हूं कि भाई वो वर्क डन हमेशा जीरो होगा। ठीक, बट वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस हमेशा जीरो हो जाता है ऐसी बात नहीं रहती है। ठीक है क्या, तो अभी तो कंस्ट्रेंट फोर्सेस जो है तुम्हारे पास, ठीक है क्या, ये जो टेंशन वाली जैसे फोर्सेस हैं, तो इनके द्वारा जो वर्क होगा वो हमेशा नेट वर्क डन जीरो होगा। इनफैक्ट दिस इज द वर्किंग प्रिंसिपल जो हम लोग ये वाला काम करते हैं ना, ये सस्ता काम। जैसे अगर तुम देखो, अगर तुम डीसी पांडे वगैरह जैसी किताबें अगर ओपन करते हो तो उसमें ये उसका बड़ा पॉपुलर रहता है, ऐसा नहीं, जैसे ये अगर तुम्हारे पास पुली अगर ऐसी बनी हुई है, तो ये सस्ता गरीब मेथड ये वो बहुत लगाता है, समझे, जैसे ये टेंशन है, ये टेंशन है, ऐसा। तो यहाँ मान लिया उसने इतना x1 डिस्प्लेसमेंट हुआ इस टेंशन की वजह से, और मानते हैं ये x1 नीचे गया, ठीक है क्या, तो ये मान लेते हैं x1 ऊपर गया और ये मानते हैं x2 नीचे आया, ऐसा। तो वर्क डन बाय टेंशन अगर तुम देखो, अभी अभी तुमने सीखा ना, नेट वर्क डन बाय टेंशन कितना होगा, जीरो हमेशा, क्योंकि ये पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट P1 और ये वाला पॉइंट P2 दोनों आपस में रिलेटिवली तो मूव कर नहीं रहे, तो नेट वर्क डन बाय टेंशन शुड बी जीरो। तो Tx1 है ना माइनस Tx2, ये चीज कितनी आ रही है अपने पास, शून्य, इसका मतलब x1 बराबर x2 आ रहा है। इसको डिफरेंशिएट अगर करोगे तो v1 बराबर v2 आ जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो a1 बराबर a2 आ जाएगा। ठीक है क्या, दिस इज द कंस्ट्रेंट रिलेशनशिप। तो ये तरीका एक्चुअल में कहा जाता है दिस इज वर्चुअल वर्क मेथड। ठीक है क्या, दिस इज व्हाट, दिस इज वर्चुअल वर्क मेथड। ठीक, हम लोग थोड़ा सा अलग तरीके से करते हैं उसको, है ना। हम लोग कैसे करते हैं, चलो खैर वो सब पे अभी अपन नहीं जाते, है ना। अबे पता ही नहीं, पता है सालों कैसे करते हैं, अपना कंस्ट्रेंट लगाने का तरीका थोड़ा सा अलग रहता है, लेकिन इस तरीकों को मैं बहुत बार फॉलो करता हूँ एक्चुअल में। ठीक, तो डिपेंड करती है सिचुएशन, उसमें स्ट्रिंग की जो लेंथ है तुम्हारे पास, उसके वो जो पॉइंट्स हैं जो मूव नहीं कर रहे, वो सब लिख लिखा के अगर तुम करो उसको तो बहुत तेजी से बनता है ये वाले सवाल। कंस्ट्रेंट बना लगाना कोई खैर ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये चीज इतनी पॉपुलर है लोगों में, बाप रे। 11th में मतलब क्या पढ़ा, हाँ बस एक ही चीज पढ़ी, वो जो 2 मिनट की है वो कंस्ट्रेंट लगाना, बस उतना पढ़ा और कुछ नहीं पढ़ा। ठीक है क्या, खैर एनीवेज, तो ये जो वर्चुअल वर्क मेथड आता है ये वहीं से आता है एक्चुअल में निकल कर। ठीक है क्या, एनीवेज, अगर मान लेते हैं दो फोर्स, अगर दो पार्टिकल्स अगर मान लेते हैं
रिलेटिव अगर उनका मूवमेंट अगर हो रहा है, समझे क्या? जैसे कंसिडर इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स अगर तुम कंसिडर करो, देन दैट केस पार्टिकल्स एक्चुअली में रिलेटिवली मूव करते हैं, ठीक है क्या? एंड देयर वर्क, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, पार्टिकल्स की रिलेटिव मूवमेंट होती है, dx12 इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है क्या? उसमें पार्टिकल्स एक्चुअल में रिलेटिवली मूव करते हैं, ध्यान रखना। तो इंटरेक्टिंग फोर्सेस, सच इंटरेक्टिंग फोर्सेस, ठीक, सच इंटरेक्टिव फोर्सेस परफॉर्म अ नॉन जीरो वर्क, ध्यान रखो। ठीक है, ध्यान रखना, है ना? तो एक्शन रिएक्शन पेयर वाली जो फोर्सेस हैं वो हमेशा नेटवर्क डन उनके द्वारा परफॉर्म किया गया जीरो होगा ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक, ध्यान रखना इस चीज का। अगर रिलेटिव मूवमेंट अगर होगा ना, dx12 अगर तुम्हारे पास नॉन जीरो अगर है, रिलेटिव मूवमेंट अगर हो रहा है, जैसे कि इन केसेस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गई, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गई, ऐसा इन केसेस में एक्चुअल में रिलेटिव मूवमेंट होता है, तो उसमें तुम ये नहीं बोल सकते कि उसमें कि जो तुम्हारे पास नेटवर्क डन होगा वो जीरो होगा, ठीक है क्या? अच्छा, ठीक है, तो कंसेप्ट्स का तो डिस्कशन हो जाता है पूरा अच्छे प्रकार से, ठीक है। मैं कुछ सवाल एक्चुअल में ले लेता हूँ तुम्हारे सामने, ठीक है, सवाल एक आध दो कर लेते हैं अपन। देखो अब यहाँ, जैसे पहला सवाल है, अगर मान लेते हैं तुम्हारे सामने एक स्ट्रिंग है, ठीक है, जो एक ब्लॉक से ऐसा बंधी हुई है, और मान लेते हैं एक इंसान है, ये ऐसा, ठीक है क्या, ये ऐसा अरेंजमेंट है कुछ इस प्रकार का, ठीक है क्या? एक ब्लॉक है, मास है उसका 5 kg, उसको ऐसा रेस किया जा रहा है, समझ गए क्या? एक आदमी है जो खींच रहा है उसको, ठीक है क्या, वो खींच रहा है बराबर, ये टेंशन है ऐसा। तो इट इज राइजिंग विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ, ऐसा दिया हुआ है हमें, इट इज राइजिंग विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है क्या? ब्लॉक है मास का 5 kg का, और वो ऊपर की तरफ भाग रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, ठीक। अच्छा, तो पहला सब पार्ट जो हमें कैलकुलेट करना है वो ये, फाइंड द वर्क डन बाय टेंशन, फाइंड द वर्क डन बाय टेंशन in the string if the block rises by 2.5 मीटर, ये पहला सब पार्ट है। वर्क डन बाय ग्रेविटी, नेट वर्क डन, ठीक है, ऐसा। तो सबसे पहले अगर तुम्हें वर्क अगर निकालना है टेंशन के द्वारा, वर्क डन बाय टेंशन अगर तुम्हें फाइंड आउट अगर करना है सबसे पहले, तो टेंशन निकालनी तो पड़ेगी, है ना? ऊपर जा रहा है देखो, ब्लॉक ऊपर जा रहा है 2.5 मीटर, इससे चंपू सवाल नहीं हो सकता, देखो कैसे, यहाँ 5 kg का ब्लॉक है वो, इसका मतलब 50 न्यूटन नीचे की तरफ पड़ रही है फोर्स, और टेंशन ऊपर की तरफ है, और उसके बाद 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन दिया हुआ है तुमको, समझे? एक्सेलरेशन कितने का है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का है, ठीक है ना बात? ये 50 न्यूटन की फोर्स है नीचे की तरफ, तो इसका मतलब T-50 तुम कैसे लिखोगे? मास टाइम्स एक्सेलरेशन, इसका मतलब टेंशन की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आ जाएगी? 50 + 10 दैट कम्स आउट टू बी 60 न्यूटन, ऐसा टेंशन की वैल्यू आ गई है। अब टेंशन की ही डायरेक्शन में एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तुम्हारा, कितना? ऊपर 2.5 मीटर, समझ गए? तो वर्क डन बाय टेंशन कितना हो जाएगा बोलो? 60 टाइम्स 2.5, 2.5 इज नथिंग बट 5/2, है ना?
तो 3 जा कितना हो गए 150 जूल्स ऐसा। तो वर्क डन बाय टेंशन इज व्हाट 150 जूल्स ऐसा, सेम डायरेक्शन में दोनों। अच्छा, वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा? वर्क डन बाय ग्रेविटी विल बी व्हाट, यहाँ देखो ध्यान से, जो ब्लॉक है अपना 5 केजी का, उस पर नीचे की तरफ फोर्स कितनी लग रही है 50 न्यूटन, और जा कहाँ रहे हैं साहब, जा रहे हैं ऊपर 2.5 मीटर ऐसा। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना करोगे 50, 2.5, सामने एक माइनस साइन लगा दो बस। अपोजिट है ना दोनों, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। तो ये चीज कितनी हो जाएगी 5/2, 25, 125। ठीक है बात। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कम्स आउट टू बी -125 जूल्स। ठीक है, न्यूटन मीटर इज जूल्स, ध्यान रखना। ठीक है, नेट वर्क डन कितना होगा, दोनों फोर्सेस मिलाकर कितना वर्क कर रही है, डब्ल्यू नेट है ना, कितना हो गया वर्क डन बाय टेंशन, वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो जाएगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो जाएगा 150 प्लस है ना इतना 25 जूल्स। ठीक है क्या, ऐसा क्लियर है बात। इसका भी एनर्जी से क्या रिलेशन है, ये सारी चीजें हम लोग थोड़ी देर से एक्चुअल में देखेंगे। ठीक है क्या। अच्छा, अगले सवाल पर आते हैं। क्या इसमें, इस सवाल में किसी को कुछ कहना है, क्या इस चीज में तुम कुछ कहना चाहते हो? ठीक है, क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हो? हाँ सर। ठीक है, तो यहां देखो, अगला सवाल देखो इसमें। तुम्हारे पास एक एलिवेटर है, ठीक है क्या, दैट एलिवेटर इज मूविंग अपवर्ड विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ ए, समझे क्या, ऐसा। इसका एक्सेलरेशन जा रहा है ऊपर की तरफ ए। मान लेते हैं अंदर 2 लोग हैं, ठीक है, एक पर्सन 1, एक पर्सन 2, 2 लोग हैं है ना। अच्छा, at t equals to 0, elevator starts with initial velocity v naught, समझे ऐसा। ठीक है, अच्छा कंसिडर, तो आफ्टर टाइम t, ठीक, और एक इंसान है जो बाहर खड़ा हुआ है ग्राउंड पर, ठीक है, ये ग्राउंड है, एक इंसान ऐसा बाहर खड़ा हुआ है ग्राउंड पर, समझे। ठीक है, अच्छा, ग्राउंड पर है वो। तो आफ्टर टाइम t, जो पहला सब पार्ट हमें कैलकुलेट करना है वही है, वर्क डन बाय नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, वर्क डन बाय नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स एंड ग्रेविटी on man 1 as observed by man 2, ठीक है क्या, एंड मैन 3, ऐसा। मैन नंबर जो 3 है वो कहां पर है, ग्राउंड पर है, 1 और 2 एक्चुअल में एलिवेटर पे है। ठीक, तो पहला सब पार्ट है कि भाई आप कैलकुलेट करिए नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स के द्वारा, ठीक है क्या, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स के द्वारा और ग्रेविटी के द्वारा कितना कितना वर्क होगा, ठीक, किस पर, ऑन 1, और कौन देख कौन रहा है, मैन 2,
ठीक है क्या? तो एक बार विथ रेस्पेक्ट टू मैन 2 अपने को निकालना है वर्क, और एक बार विथ रेस्पेक्ट टू मैन 3 अपने को वर्क निकालना है। समझे? अच्छा, तो पहले इस सवाल को पहले अच्छे से देख लो, पढ़ लो। ठीक है, शुरू करते हैं। तो ऑब्जर्वेशन अगर पहले व्यक्ति की, अगर दूसरा व्यक्ति अगर कर रहा है, तो ये बात ध्यान में रखना, जो फोर्सेस तुम कंसीडर करोगे हमेशा, ठीक है, ये बात ध्यान में रखो कि ये जो इंसान है मैन 2, है ना, ये दिस इज इन अ नॉन इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, ठीक है, देयरफॉर एनालिसिस with respect to man 2 must include pseudo। ठीक है क्या? ये बात ध्यान में रखना। तो with respect to man 2, है ना, फोर्स डायग्राम अगर मैं बनाऊंगा पहले व्यक्ति का, तो कैसा बनाऊंगा? mg और नॉर्मल रिएक्शन तो लग ही रहा है, पर एक ma इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है क्या? दिस नीड्स टू बी इंक्लूडेड, वरना कचरा हो जाएगा। क्यों एम ए मैंने नीचे की डायरेक्शन क्यों बनाया? बिकॉज फ्रेम की एक्सेलरेशन ऊपर की डायरेक्शन में। स्मॉल मास एम क्या है? आदमी का मास है। ठीक है, ऐसा। अच्छा, ये सारा हो गया। अब मेरे को बताओ, ये सारी फोर्सेस, ये सारी की सारी जो फोर्सेस हैं, वो सारी की सारी फोर्सेस ऑब्वियस है बैलेंस हो जाएंगी। ठीक है क्या? सारी की सारी जो फोर्सेस हैं वो ऐसी बैलेंस हो जा रही है। एन बराबर एम ई प्लस एम जी। क्यों ऐसा बोल सकता हूं मैं? सिंस वन इज एट रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू थ्री, तभी तो उसका एक्सेलरेशन जीरो है ना। एक्सेलरेशन इज जीरो। रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या है? उसको कोई एक्सेलरेशन तो ऑब्जर्व होगा नहीं। ठीक है क्या? भाई जो 2 सेकंड वाला जो बंदा है, फर्स्ट वाले बंदे को रुका हुआ पाएगा ना, तो इसकी वजह से वो एक्चुअल में देखेगा कि भाई नेट फोर्स जीरो होनी चाहिए। तो ये चीज तुम ऐसा बता सकते हो। तो नेटवर्क डन, है ना, तो नेटवर्क डन कितना कितना? अच्छा खैर, अभी रुक जाओ, अभी एक एक करके देखते जाते हैं। भाई वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन ये कितना हो जाएगा? जीरो। क्यों ऐसा? बिकॉज नॉर्मल रिएक्शन क्या कोई डिस्प्लेसमेंट करवा रही है क्या वन का? नहीं करवा रही है। हाँ, क्या हो गया बोलो? विथ रेस्पेक्ट टू 2 होगा। तो 2 ही तो बोल रहा हूँ मैं। अच्छा, 3 फिर लिख 3 दिया। लिखा है ना। ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू 2, विद रेस्पेक्ट टू 2, पहला वाला तो रेस्ट पर है। ठीक है, तो जैसे यहां पर देखो, हम लोगों ने ये चीज निकाल के रखी हुई थी ऑलरेडी, वर्क एक्चुअली डिपेंड्स ऑन फ्रेम। ठीक है क्या? ध्यान रखो, अब इसमें तो एक जो बॉडी है वो तुम्हारा एक्सेलरेट ही कर रही है, तो जाहिर सी बात है उसके रेस्पेक्ट में अगर तुम देखोगे, तो फिर तो फोर्सेस वगैरह चेंज करेंगी, वर्क तो ऑब्वियसली चेंज करेगा। ठीक है क्या? अपने क्या एक्चुअल में बात निकाली हुई थी कि अगर मान लेते हैं दो ओरिजिन अगर चेंज करोगे तब कहीं कोई उससे कोई टेंशन नहीं आती, या फिर इनफैक्ट अगर दो तुम्हारे पास अलग अलग लोग हैं जिनके बीच की दूरी अगर मान लेते हैं तुम्हारे पास अपना जो रिजल्ट आया था वो क्या आया था अपने पास? अगर मान लेते हैं दो पॉइंट्स के बीच की जो दूरी है, दोनों ऑब्जर्वर जो हैं, अगर मान लेते हैं एक ऑब्जर्वर तुम्हारे पास लेट्स से कांस्टेंट स्पीड के साथ अगर उसने भागना शुरू कर दिया, ठीक, तब भी वर्क एक्चुअल में चेंज हो रहा था। याद है क्या तुम्हें? तब भी जो वर्क था वो चीज चेंज हो रही थी। वर्क उस टाइम पे, है ना, चेंज हो रहा था। अगर मान लेते हैं एक ऑब्जर्वर अगर उसमें लेट्स से कांस्टेंट स्पीड के साथ अगर भागना अगर शुरू कर देता है, तब भी जो वर्क तुम्हारे पास निकल के आ रहा था वो चीज चेंज हो जा रही थी, चेंज हो रहा था वो। ठीक, तो अगर मान लेते हैं तुम्हारे पास इस तरह की सिचुएशन है कि लेट्स से दो ऑब्जर्वर हैं, दोनों के दोनों ऐसे इनर्शियल फ्रेम में खड़े हुए हैं, तो अगर
वर्क अगर तुम मान लेते हैं कैलकुलेट अगर करोगे तो दोनों ऑब्जर्वर एक्चुअली समान ही ऑब्जर्व करेंगे, पर अगर दोनों ऑब्जर्वर के बीच में अगर जो सेपरेशन है वो अगर चेंज होने अगर लगा तो फिर वर्क फिर अलग अलग आएगा। अब चेंज इस वजह से भी हो सकता है कि भाई रिलेटिव सेपरेशन बढ़ रहा हो घट रहा हो, मान लेते हैं तुम्हारे पास लेट्स से दोनों के बीच की अगर जो दूरी है वो अगर बढ़ने या घटने लगी कांस्टेंट स्पीड के साथ ही सही या तो फिर वेरिएबल स्पीड के साथ ही सही, तो उसमें वर्क की कैलकुलेशन फिर अलग अलग आएगी। हाँ, लेकिन अगर दो ऑब्जर्वर हैं दोनों के बीच की दूरी अगर समान है हमेशा, तब उसमें फिर दोनों इनर्शियल फ्रेम में अगर हैं तब उसमें फिर जो वर्क आएगा तुम्हारा दोनों की नजरों में वो समान ही आता है। ठीक है। अच्छा खैर, तो विथ रेस्पेक्ट टू मैन टू, क्या तुम उसमें ये सब बवाल के चक्कर में अगर ना पड़ते हुए सीधा कैलकुलेशन भी अगर कर लो तो भी तुम्हारा सारा गेम हो जाएगा, काम हो जाएगा। यहाँ दूसरे आदमी के रेस्पेक्ट में क्या पहले व्यक्ति की कोई डिस्प्लेसमेंट हो रही है क्या? डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, तो वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन, वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स, वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स, वर्क डन बाय ग्रेविटी, सब के सब जीरो है। व्हाई? सिंस देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बात, सिंस देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट। क्या मेरी इन बातों से एग्री करते हो? हाँ सर। ठीक है। हाँ सर। अच्छा अच्छा, अभी अबे डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है, अब मैं क्या करूं? डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो भाई डिस्प्लेसमेंट जो व्यक्ति देख रहा है वो उसके द्वारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके रेस्पेक्ट में हम लोग सारा काम कर रहे हैं ना। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है क्या? दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। विथ रेस्पेक्ट टू मैन टू डिस्प्लेसमेंट, है ना, विथ रेस्पेक्ट टू मैन टू। ठीक है क्या? फोर्सेस विथ रेस्पेक्ट टू मैन टू, इसीलिए तो स्यूडो लगानी पड़ी। अगर मैन थ्री अगर देखेगा तो स्यूडो थोड़ी लगाऊंगा मैं, क्योंकि वो इनर्शियल फ्रेम में। ठीक है क्या? ये अगेन बार बार मैं उसमें ये चीज लिख के बता रहा हूँ। मैन टू एक्सेलरेटेड फ्रेम में, एक्सेलरेटेड फ्रेम में, therefore force analysis with respect to man 2 must include pseudo। समझ गए? मस्ट इंक्लूड सुडो। सुडो नहीं लगाओगे फिर को मतलब फिर भूल जाओ फिर। ठीक है। अच्छा, कैसा रहता है जैसे अगर मान लेते हैं एक बॉडी का कुछ एक्सेलरेशन है ना, दूसरी बॉडी का कुछ एक्सेलरेशन है, तो अगर लेट से ये वन है ये टू है ऐसा, तो अगर तुम विथ रेस्पेक्ट टू वन अगर एनालाइज कर रहे हो तो ये काम करते हो कि नहीं करते हो? ये रुक गया तुम्हारे पास, ए वन कितना हो गया? जीरो हो गया। ए टू कितना हो जाएगा? तीन हो जाएगा सामने की तरफ ऐसा। ये काम करते हैं ना अपन, इसको उलट के इसके ऊपर चिपका देते हैं, इसको उलट के इसके ऊपर चिपका देते हैं, है कि नहीं? विद रेस्पेक्ट टू वन अपन ऐसा एनालिसिस करते हैं। तो एक्सलेशन को जिस तरह से तुम चेंज करते हो, वेलोसिटी को तुम जिस तरह से चेंज करते हो, उसी तरह से तुम फोर्स के साथ भी क्या चेंजेस करोगे कभी भी अगर एक्सेलरेटेड फ्रेम के अगर रेस्पेक्ट में अगर तुमने अगर एनालिसिस किया तो स्यूडो इन्वॉल्व करना मत भूलना, ध्यान रखो। अच्छा, अभी विद रेस्पेक्ट टू वन अगर तुम एनालिसिस अगर कर रहे हो, विथ रेस्पेक्ट टू मैन वन, है ना, ही स्टैंड्स on an inertial frame। ठीक है, therefore no pseudo needed for force analysis। ठीक है बात, ठीक है ये चीज। तो अभी जब मैं, अरे यार ये थ्री होगा, अभी जब मैं एनालिसिस करूंगा किसका, पहले व्यक्ति का, तो उस पर फोर्सेस क्या क्या लग रही होंगी? एम जी एन, ये तो लगा के ठोको, है ना ये। अब इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? इनिशियल स्पीड उसकी मेरे को बता रखी है, कितनी बता रखी है उन्होंने? वी नॉट, और टी टाइम में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बोलो? वी टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये होगा। जो पहला व्यक्ति है उसको पॉइंट मास की तरह ट्रीट करना है तुम्हें, ध्यान रखो, है ना। तो उसका डिस्प्लेसमेंट इतना हो गया, तो
वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाएगा? नॉर्मल रिएक्शन, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन, एक्सेलरेशन भूल ना जाना। ठीक है, तो वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन कैसे करोगे? सवाल छोटा है, अंडर एस्टिमेट नहीं करना, लेकिन पहले कैलकुलेट करेंगे नॉर्मल रिएक्शन, n माइनस एम जी इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। क्या तुम्हें ऐसा तो नहीं लगा कि कहीं n बराबर mg है? ये गलती मत कर देना। n विल बी इक्वल टू mg प्लस ma। ठीक, तो अब कैलकुलेट करना शुरू करो। वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाएगा बोलो? mg प्लस ma टाइम्स ऊपर के डायरेक्शन में v नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये आ गया। वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन इतना हो जाएगा। वर्क डन बाय ग्रेविटी बोलो कितना आ रहा है? नीचे की तरफ ग्रेविटी, ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट, तो माइनस एम जी वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हो गया खत्म। क्या मेरी बातों से तुम एग्री करते हो? हो गया? हाँ। ठीक है, अच्छा। इसके बाद बी सब पार्ट तुम्हारा है नेट वर्क डन बाय नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन मैन वन एंड एलिवेटर। ठीक है, ये सवाल उन्होंने पूछा है। सवाल पढ़ लिए। नेट वर्क डन बाय नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन मैन वन एंड एलिवेटर। ठीक है, अच्छा, तो कितना होगा ये? कितना होगा? वर्क डन बाय नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स है ना, जो पहले व्यक्ति और बेसिकली जो एलिवेटर के बीच में है ना, जो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स है, उसके द्वारा अपने को वर्क डन निकालना है। ठीक है, कैसे निकालोगे? अनलेस एंड अनटिल उसमें ऑब्जर्वर स्पेसिफाइड नहीं है, क्या तुम ये निकाल सकते हो क्या? अनलेस एंड अनटिल तुम लिफ्ट के अंदर में से ऑब्जर्व कर रहे हो या बाहर में से ऑब्जर्व कर रहे हो, कहां से ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है क्या? बिकॉज जो तुम्हारा नॉर्मल रिएक्शन है ना, जो नॉर्मल रिएक्शन है, जिस पॉइंट पर लग रहा है आदमी पर, क्या वो पॉइंट मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है ना? सर विथ रेस्पेक्ट टू 3 होगा ना, मतलब 3 ऑब्जर्व कर रहा होगा कि 2 के ऑब्जर्वेशन से 1 तो रेस्ट पे है। नहीं, इसमें एक मिनट, नौसैनिक। ये सोच लो, तुम पहले अपने एंड पर सोच के रखो, मैं फिर कुछ बोलता हूँ। एक मिनट मुझे दो थोड़ा सा, ठीक है?
देखो एक्चुअल में वो ये पूछना चाह रहे हैं, ठीक, सवाल थोड़ा देखो, वो एक्चुअल में ये नहीं पूछ रहा है कि नॉर्मल रिएक्शन ने पहले व्यक्ति पर कितना वर्क किया, वो ये नहीं पूछ रहा है ना। वो सब वो पूछ चुका है कि पहले व्यक्ति पर नॉर्मल रिएक्शन ने कितना वर्क किया विथ रेस्पेक्ट टू मैन 2, विथ रेस्पेक्ट टू मैन 3। मैन 2 इज इनसाइड द एलिवेटर, ठीक है। मैन 2, है ना, जो दूसरा व्यक्ति है वो इनसाइड द एलिवेटर है, जो तीसरा व्यक्ति है वो बाहर एलिवेटर के। वो ये पूछ ही नहीं रहा है कि नॉर्मल रिएक्शन ने एक्चुअल में पहले व्यक्ति पर कितना वर्क किया, वो ये नहीं पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, सवाल की लैंग्वेज देखो। अभी अभी तुमने सीखा ना कि इंटरेक्टिव इंटरेक्टिव फोर्सेस एक्चुअल में कितना वर्क करती हैं, ठीक है, कैसे निकालेंगे। नेटवर्क, उसका लैंग्वेज देखो ध्यान से। नेटवर्क, है ना, डन बाय नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन मैन 1 एंड एलिवेटर। वो क्या पूछ क्या रहा है वो एक्चुअल में ये बातचीत कर रहा है, जैसे एलिवेटर की जो सरफेस है उस पर नॉर्मल रिएक्शन ऐसी लगेगी आदमी के द्वारा, और जो आदमी है उस पर नॉर्मल रिएक्शन ऐसी लग रही है, ठीक है। दिस इज ऑन मैन बाय एलिवेटर, दिस इज ऑन एलिवेटर बाय मैन। समझे। तो नेटवर्क डन वो पूछ रहा है बाय नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन मैन 1 एंड एलिवेटर कितना होगा, वो चीज हम लोगों को देखनी है। समझे, वो हम लोगों को देखना है। तो मेरे को एक बार बताओ, जितना डिस्प्लेसमेंट छोटे टाइम इंटरवल में dx1 इसका हुआ है, क्या उतना ही छोटा डिस्प्लेसमेंट ये एलिवेटर का इसका भी हुआ होगा। तुम अगर किसी भी फ्रेम से ऑब्जर्व करो, अगर मान लेते हैं मैं विथ रेस्पेक्ट टू 3 अगर ऑब्जर्व कर रहा हूँ, बाहर खड़े ऑब्जर्वर की नजरों से अगर देख रहा हूँ, तो दोनों का एक डिस्प्लेसमेंट समान आएगा। क्या मेरी बात से एग्री करते हो। हाँ सर। हाँ विथ सर। रेस्पेक्ट टू मैन 3 दोनों का डिस्प्लेसमेंट समान आएगा ना। जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है फोर्स का आदमी पर, वो मैंने थोड़ा सेपरेटेड सेपरेटेड बनाया है, ठीक है। दो अलग अलग तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, उस पर जो फोर्सेस लग रही है एक्शन रिएक्शन पेयर वाली, दोनों तो समान ही रहेगी, नॉर्मल नॉर्मल। मेरे को एक बात बताओ, क्या आदमी के पैरों और एलिवेटर के बीच की जो जगह है, क्या वो बढ़ घट रही है क्या। वो तो बढ़ घट रही नहीं है विद द पासेज ऑफ टाइम, इररेस्पेक्टिव ऑफ फ्रेम, ठीक। तो उसमें चाहे अगर तुम इनर्शियल फ्रेम से देखो चाहे नॉन इनर्शियल फ्रेम से देखो, अगर तुम लिफ्ट के अंदर घुसकर अगर देख रहे होगे, तो dx1 और dx2 दोनों की वैल्यू जीरो जीरो है। समझे क्या। अभी कायदे से इसको ऐसा बोलना चाहिए, ये dx2 हो गया ऐसा। तो किसी भी फ्रेम से देखो, अगर मान लेते हैं विथ रेस्पेक्ट टू तुम मैन 2 अगर तुम देख रहे हो, तो उसमें dx1 भी जीरो है, dx2 भी जीरो है। अगर तुम विथ रेस्पेक्ट टू मैन 3 देख रहे हो जो कि बाहर है, तो उसमें dx1 और dx2 दोनों बराबर है, ठीक है क्या। मैं हमेशा ही बोल सकता हूँ dx1 और dx2 दोनों बराबर रहेंगे इररेस्पेक्टिव ऑफ फ्रेम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि जो दो पॉइंट्स के बीच की जो दूरी रहती है, ठीक, जो दो पॉइंट्स के बीच की जो दूरी रहती है, या फिर मैं कहूँ लेंथ लेंथ, वो एक्चुअल में वेरी नहीं कर सकती। जैसे फ्रेम, फ्रेम से उसका कोई नाता रिश्ता नहीं है। अच्छा खैर, इस बात पर अपन बाद में आएंगे, खैर वो एक अलग पॉइंट हो जाएगा, ठीक है क्या? मैं ये बोल सकता हूँ हमेशा dx1 और dx2 हमेशा बराबर रहेंगे। क्या इस बात से तुम एग्री करते हो, इररेस्पेक्टिव ऑफ फ्रेम। क्या इस बात से तुम एग्री करते हो। अरे, पहले जो आदमी है मैन 1, उसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना, वो dx1 मान रहा हूं मैं, और जो एलिवेटर है उसका डिस्प्लेसमेंट dx2 मान रहा हूँ। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ dx1 और dx2 दोनों हमेशा बराबर ही रहेंगे। हाँ सर। तो हाँ सर। वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन, है ना, ऑन मैन 1 कितना हो गया एन dx1, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन ऑन एलिवेटर वो कितना हो गया
एन डी एक्स टू, है ना, एक ऊपर एक नीचे है तो माइनस साइन लगा दो। नेट वर्क डन कितना आ जाएगा बोलो, एन डी एक्स वन माइनस डी एक्स टू, दिस इज इक्वल टू एन टाइम जीरो बराबर जीरो। क्या बोलते हो? तो नेट वर्क डन is zero since the relative displacement between the man and the elevator is zero। समझ गए? dx12 है ना, ये चीज कितनी आ रही है, is zero, therefore work done, net work done by normal reaction, है ना, net work done by normal reaction equals zero। ठीक है क्या? as relative displacement is zero, as relative displacement is zero। ठीक है बात, ये चीज ध्यान में रखो। क्या ये बातें क्लियर है? क्या ये बातें क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, तो अभी एक्चुअल में मैं फिर इसमें अगला, क्योंकि टॉपिक जो है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, मैं फ्रिक्शनल फोर्सेस के द्वारा जो वर्क है उसको फिर नेक्स्ट क्लास में कवर करूंगा। उसमें टॉपिक है थोड़ा लंबा, है ना, एंड देन उसके बाद वी विल डिस्कस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक थोड़े पाँच पाँच छः छः सवाल वाले हैं, तो उसके बाद अगले टॉपिक में उसको फिर मैं लेता हूँ। ठीक, तो इस डिस्कशन को अभी यहाँ पर ओवर करते हैं, चीज़ों को रिवाइज करके रखना। अब ठीक है, इसको अभी ओवर करता हूँ पहले।